नमस्कार साथियों। 2018 की जो आरएस थी उसके रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। आज हमारे साथ में आरएस 2018 के रिज़ल्ट में 56वीं रैंक हासिल करने वाली पृथ्वीराज परमार साथ में हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, इनको बहुत बहुत बधाई। इन्होंने अपने स्वयं के साथ साथ अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने दोस्तों और अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन किया। तो आज हम इनसे जानते हैं कि भाई आरएस में सफलता प्राप्त करना, और वो भी एक बेहतरीन सफलता प्राप्त करना, एक युवावस्था में एसडीएम या डीवाईएसपी बनना, क्या एक चमत्कार होता है या खुद की मेहनत का परिणाम, खुद का हौसला, खुद की डिज़ायर होती है कि यस मुझे बनना है। तो इन्हीं की मुख जबानी हम इनसे बात करते हैं। आइए पृथ्वीराज परमार जी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम पृथ्वीराज परमार है और जैसा कि सर ने बताया कि आरएस 2018 जिसका रिज़ल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है उसमें मुझे ओवरऑल 56 रैंक प्राप्त हुई है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और मित्रों और सभी गुरुजनों को देना चाहता हूँ। और जैसा कि सर ने पूछा कि क्या ये कोई करिश्मा है या फिर खुद की मेहनत और खुद की डिज़ायर और खुद के हौसले से ये सफलता है जो वो हासिल की जा सकती है, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सफलता है वो कोई करिश्मा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। लगातार मेहनत करने से और अच्छे लोगों का गाइडेंस प्राप्त करके ये सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, आपने जो ये पढ़ाई की, तो आप अब आरएस 2021 निकल चुकी है, तो क्या करना चाहिए? बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, अखबार कितने पढ़ने चाहिए, खुद के नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, इस बारे में आप कुछ बात बताएं। जी सर। आरएस 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और फॉर्म भी भरने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है वो सिलेबस को डाउनलोड करके उसको देखना चाहिए। सिलेबस भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इस भर्ती के लिए जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस जो है वो एक पथ प्रदर्शक होता है हमारे लिए और सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं और सब्जेक्ट्स के जो सब टॉपिक्स हैं वो भी मेंशन होते हैं। सिलेबस के साथ में ही जो पुराने पेपर्स हैं 2018 का है, 2016 का है, वो हमें डाउनलोड करना चाहिए और वहाँ से हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ वो इतना एनालाइज करने के बाद में, इतनी रिसर्च करने के बाद में फिर एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है वो इस पोर्शन से पूछा जाता है और सबसे कम इस पोर्शन से पूछा जाता है। हर पोर्शन का कितना वेटेज है और कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एनालिसिस सबसे पहले कर लेना चाहिए। जो मोटा मोटा आइडिया मुझे है कि सबसे ज़्यादा जो भाग है वो हमारा राजस्थान का है, आर्ट एंड कल्चर का, कला एवं संस्कृति वाला पोर्शन है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीधे सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ ही जो 6, 8, 10, 12 महीने का करंट अफेयर्स जो होता है, तो नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी ही ये भर्ती परीक्षा होने की उम्मीद है। तो इस वजह से अभी का जो करंट अफेयर्स है तो वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि करंट से भी हमारे प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसके साथ ही जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को जो हम क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उसके अनुसार
उस लेवल तक की तैयारी की जा सकती है। इसमें हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं या फिर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हमें वहाँ पे मिल जाते हैं, या राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं, तो वहाँ से तैयारी की जो है वो शुरुआत की जा सकती है। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स होता है वो केवल कट ऑफ क्लियर करना होता है हमें, केवल पासिंग मार्क्स हमको लाने होते हैं। ये जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें प्रीलिम्स के अंकों का योग नहीं किया जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो रिजेक्शन का एग्ज़ाम है, बेसिकली जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं उन्हें रोकने भर तक का एग्ज़ाम है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम जो है वो सीरियस कैंडिडेट बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, सही स्ट्रेटेजी से और अच्छी लगन और मेहनत से। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो पढ़ाई की, ठीक है, तो कितना समय महत्वपूर्ण होता है, कितना समय चाहिए हमें कि सब आरएस बनना है, डीवाईएसपी बनना है, एसडीएम बनना, तो कितना 6 महीना, 8 महीना, साल भर, और दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। ये थोड़ा बताएं, क्या रहा आपका इसके बारे में क्या अनुभव? सर, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पर्सन टू पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मैंने ऐसे कई कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने मेरे से काफ़ी बाद में तैयारी शुरू की, इवन प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने के बाद में तैयारी शुरू की, और वो टॉप 100 में है, उन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है। और ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरे से पहले काफ़ी तैयारी की है, जिन्होंने पिछला अटैम्प्ट भी दिया है, ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो उन्होंने भी अच्छी रैंक हासिल की है। तो ये मिक्स है काफ़ी, और हर तरीके के कैंडिडेट हर जगह मिलेंगे। फर्स्ट रैंक से लगा करके 500 तक सारे कैटेगरी के कैंडिडेट मिलेंगे। तो तैयारी का कोई आइडियल वो नहीं है कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा या करूँगा। जिस दिन से मन में ठान लिया कि मुझे ये इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, और जिस दिन से अंदर से डिज़ायर आने लग जाती है कि हाँ, मतलब खुद का मोटिवेशन होता है, कोई कह देता है या कोई फॉर्म भर देता है, तो वो भले ही 5 साल तैयारी करेगा तो भी मुझे नहीं लगता कि उसका हो पाएगा। लेकिन अगर कोई अंदर से उसकी डिज़ायर है और उसकी विल पावर है कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो वो बहुत थोड़े समय में भी जो है वो क्रैक कर सकता है। और मैं यही सभी अभ्यर्थियों से कहूँगा कि अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को ही लास्ट अटैम्प्ट बनाने की कोशिश करें। ये एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी धैर्य की परीक्षा लेता है, और जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल होता है। तो ये प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, इसीलिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए, जितना भी समय है अभी से ही इतनी मेहनत से जुट जाना चाहिए कि हमारा पहला अटैम्प्ट ही हमारा लास्ट अटैम्प्ट हो जाए। और जहाँ से भी गाइडेंस मिलता है उसे गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है, या कहीं से कोई मदद मिल रही है हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं जैसे सर से, तो कहीं से भी गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। हमें जो है वो, जैसा मेरा बैकग्राउंड है तो मुझे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और मेरा राजस्थान के एग्ज़ाम से कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था, तो इसलिए डेफिनेटली मुझे जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो हमें जो है वो अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, और उसके बाद में जहाँ से भी गाइडेंस मिलता है हमें ले लेना चाहिए। तो समय का कोई वो नहीं है, और कितने घंटे पढ़ना चाहिए या फिर क्या वो होना चाहिए, वो भी अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आपके पास में यदि 25 घंटे हैं दिन में, तो आपको 25 घंटे पढ़ना चाहिए, 25 घंटे भी कम है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको डेली का टारगेट बनाना चाहिए कि मेरे पास में इतना समय है और मुझे इतने समय में इतना सिलेबस करना है। तो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 3 महीने में मुझे कंप्लीट करना है, तो 3 महीने की एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसे मंथली डिवाइड करो, फोर्टनाइट डिवाइड करो, वीकली डिवाइड करो, और फिर उसे डेली रूटीन के अंदर में कन्वर्ट करो। तो डेली रूटीन में कन्वर्ट करने से एक सामने टारगेट होता है, एक गोल होता है कि मुझे आज के दिन में इतना इतना कंप्लीट करना है, और हर दिन जब उस टारगेट पे टिक होता चला जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन आता है, और लगता है कि हम अपने गोल की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो घंटों का कोई मापदंड नहीं होता है इसमें, अपनी जितनी कैपेसिटी है उसको फुल जो है वो पोटेंशियल को फुल करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। और साथ में जो है वो थोड़ा अपने खुद को, अपने आप को भी समय देना चाहिए। जैसा कि मैं तैयारी करता था, तो कुछ लोग जो है वो सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, तो जैसा जिसका नेचर है उसे वैसा करना चाहिए। मेरा ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ करके पढ़ता था, तो शाम होते होते जो है वो मैं इतना टारगेट अचीव कर लेता था कि पूरे दिन के लिए मैं सेटिस्फाई हो जाया करता था। तो शाम के बाद में रात का समय जो है वो मैं अपने पेरेंट्स से, घर पे फ्रेंड्स से वगैरह से बात करता था, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालता था। तो
यदि अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहें, हर स्टेज पर अपने प्रति ईमानदार हैं और अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे विश्वास करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, जैसे कि हम आर एस प्री की बात कर रहे हैं, तो आर एस प्री में 2 सवालों के बारे में थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करें कि एक, क्या कैंडिडेट्स को खुद के नोट्स कुछ डेवलप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दूसरा, कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में, कितने टेस्ट की प्रैक्टिस करें, क्या वो कुछ फायदेमंद रहता है या नहीं रहता, आपके जो भी अनुभव। नोट्स के बारे में जहाँ तक है तो फिर से मैं यही कहूँगा कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुछ लोगों का ये नेचर होता है कि वो नोट्स बनाते हैं, और मैं उनमें से हूँ जो कि नोट्स बनाते थे। तो मैंने जहाँ से भी जो भी मटेरियल मुझे प्राप्त हुआ, तो वहाँ से मैं बैठ करके, और मेरे पास में सिलेबस था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, तो मेरी एक समझ डेवलप हो गई थी कि इस लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मुझे जहाँ से भी मटेरियल मिला था तो मैंने अपने, और मुझे लिख लिख कर पढ़ने की आदत है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पढ़ करके एक बार में याद हो जाता है, मुझे जो है वो डायरेक्ट सीधा इस तरीके से याद हो नहीं पाता था। तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं लिख लिख के याद करता था, बुक बना लेता था या A4 शीट्स पे लिखना शुरू कर देता था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो अपने आप नोट्स में कन्वर्ट होते चले गए, और शॉर्ट में लिखता था, टू द पॉइंट लिखता था, क्योंकि सेंटेंस बनाना मैंने सीख लिया था कि किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद में मुझे कंटेंट जो है वो याद करना था, तो उसके लिए मेरे जो है वो नोट्स सफिशिएंट थे। और दूसरा, सर ने पूछा कि जो टेस्ट सीरीज होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जो रैंक प्राप्त की है उसमें टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। टेस्ट सीरीज जो है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट मैच होता है, जैसा कि क्रिकेट का मैच होता है, तो वर्ल्ड कप खेलने से पहले जो हमारी टीम्स जो है वो प्रैक्टिस मैच खेलती है, तो इसी तरीके से उन्हें अनुभव होता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, क्या मैं वो प्रेशर झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। तो वो वाला प्रैक्टिस सेट जो होता है ना, और जो प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो हमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारे आसपास में लोग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, हम भी लिख रहे होते हैं, प्लस वो प्रीलिम्स में तो हम OMR मार्कशीट फिल करनी होती है। तो मैंने ऐसा भी कई इंसिडेंट सुने हैं कि कुछ लोग जिन्हें सारे सवाल आते थे लेकिन उन्होंने OMR गलत फिल कर दिया। तो ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे साथ में नहीं हो, तो इसलिए हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि वहाँ हमें ऐसा लगे कि हम जो है वो मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, हमें ऐसा फील ही नहीं होवे कि हम इतने बड़े एग्ज़ाम के पहले स्टेज में बैठे हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू पृथ्वी। वंस अगेन कांग्रेट्स, आपके बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए विक्ट्री फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में सफल रहें, लोगों का भला करें, और अपने जैसे अपनी अच्छी रैंक जो हासिल किया आपने, उसी तरह लोगों को और मोटिवेट करें ताकि वो भी एक ज़िंदगी में सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।